अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। कल हमने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस और उसके कुछ फंक्शंस डिस्कस किए थे। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन या हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर जो है वो कैसे वजूद में आते हैं, वो कैसे क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब अगर किसी पर्सन को सिर में चोट आ गया, जब सिर में चोट आ जाता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन क्रिएट हो सकती है। सर्जरी के जरिए से ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स, अगर किसी को सिर में सर्जरी आ जाए, ठीक है, तो उसका हाइपोथैलेमस डैमेज हो सकता है, तो जिसकी वजह से हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन क्रिएट हो सकती है। ट्यूमर लाइक द क्रेनियोफेरेंजियोमा, ठीक है। ट्यूमर ट्यूमर मतलब अगर किसी पर्सन को हाइपोथैलेमस के इर्द गिर्द या हाइपोथैलेमस में ट्यूमर क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन हो सकती है। या हाइपोथैलेमस में इन्फेक्शन हो जाए या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो किसी पर्सन को, तो उसकी वजह से भी हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन हो सकती है। पहली जो डिसफंक्शन है हाइपोथैलेमस की वो हम डिस्कस करेंगे, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि डायबिटीज डायबिटीज के दो टाइप्स हैं, डायबिटीज मेलाइट्स, डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो हैं, ठीक है, ये कंडीशन तब क्रिएट होती है जब हाइपोथैलेमस से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है, जो हमारी बॉडी में ठीक है वाटर बैलेंस रखता है, जो हमारी बॉडी को हमारे बॉडी में बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रखता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये किसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है? ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू ट्यूमर इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सिम्टम्स उस पर्सन में क्या आ जाएंगे? पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया मतलब उसको एक्सेसिव थर्स्ट लग जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड जो है डिसऑर्डर है हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपो मतलब कम, पिट्यूटरिज्म ये रिलेटेड है पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स के रिलेटेड, ठीक है। अगर ये कंडीशन तब क्रिएट होती है जब हमारी जो हाइपोथैलेमस है उससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो डैमेज हो, हाइपोथैलेमस जो है अगर वो डैमेज हो तो वहां से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, तो वो हार्मोन्स पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस नहीं देंगे, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स हार्मोन्स अपने सेक्रेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्रिएट हो जाएगा हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। ये हाइपोपिट्यूटरिज्म तब भी क्रिएट हो सकता है जब पिट्यूटरी में डैमेज हो, ठीक है। ये तब भी क्रिएट हो सकता है जब हाइपोथैलेमस में डैमेज हो, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे तीसरे डिसऑर्डर में, इसका नाम है टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब ये भी एक हाँ डिसफंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, जिसमें हाइपोथैलेमस जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन नहीं रिलीज कर पाता है, और उस हार्मोन का नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ये कहाँ पर लगता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ये कहाँ पर लगता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हमें ज़रूरत लगता है जब पिट्यूटरी को सिग्नल देना हो कि आप TSH सिक्रीट करो। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हमने कल भी पढ़ा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से दो टाइप्स ऑफ हार्मोन सेक्रीट होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये रिलीजिंग हार्मोन में आता है।
थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी को बताता है कि आप TSH सेक्रीट करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट करो, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट करो टू इंकरेज थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 प्रोडक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से TSH जो है वो स्टिमुलस देगा थायराइड ग्लैंड को, आप T3 और T4 रिलीज करो। अगर हाइपोथैलेमस में डैमेज हो तो TRH सेक्रीट नहीं होगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट नहीं होगा, तो पिट्यूटरी पर एक्ट नहीं करेगा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब सेक्रीट नहीं होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सेक्रीट नहीं होगा और वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये हो गया टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर्स। किसके? ईटिंग डिसऑर्डर्स। एनोरेक्शिया नर्वोसा पहला है और बुलिमिया नर्वोसा दूसरा। एनोरेक्शिया नर्वोसा मतलब इट इज अ हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर इन विच हाइपोथैलेमस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। ये एक हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। जो हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसमें से एक न्यूक्लियस है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में मॉल फंक्शनिंग आती है, मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो एपेटाइट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एपेटाइट को कंट्रोल नहीं कर, जैसे हमने कल पढ़ा कि हाइपोथैलेमस की एक फंक्शन होती है टू कंट्रोल द एपेटाइट, भूख को कंट्रोल करना कि आपको खाना चाहिए या खाना नहीं चाहिए, वो कौन तय करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इस पर्सन में या इस डिसफंक्शन में क्या होता है कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का वो मॉल फंक्शनिंग में होता है, वो काम नहीं प्रॉपरली कर रहा होता है, तो इसमें एपेटाइट्स का कंट्रोल जो है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से पर्सन बार बार खाता, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो खाता ही नहीं है, मतलब उसको भूख नहीं लगती है, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा इसका अपोजिट है, मतलब ये हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है जिसमें वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता, ठीक है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसको? लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो एवरी टाइम खाता रहता है, वो हर वक्त उसको भूख लगती रहती है, ठीक है। ये कुछ डिस्फंक्शंस थे हाइपोथैलेमस के। आज ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।